नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता। मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम देख रहे हैं आप, जिसमें बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री की उन योजनाओं के बारे में जो सुगम्य भारत योजना चलाई जा रही है। उसका लाभ किस प्रकार लोगों तक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, अगर मिल पा रहा है तो लोग उसका लाभ कितना उठा पा रहे हैं। साथ ही साथ और कई ऐसे मुद्दे पर बातचीत हम करते हैं जो दिव्यांगों से जुड़े होते हैं। दिव्यांग जो कुछ अपनी बातें अगर नहीं रख पाते हैं, खासतौर से आज हम स्टेज पर उन मेहमान को बुलाते हैं जो उनकी बात लोगों तक पहुँचा पाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं देशबंधु गुप्ता जी, जो कि भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल जो कि पहाड़ी पटना पर है, उनके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरी खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, कुमारी अंजना है और आप हैं नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड यानी कि दिव्यांगों हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर की कार्यालय प्रमुख हैं और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सारे दर्शकों को नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कुमारी अंजना जी से। अंजना जी, एक बात आप हमें ज़रा बताइए। ये हम और आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है सुगम्य भारत योजना, जिसका लाभ लोगों तक पहुंच भी पा रहा है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप ज़रा हमें ये बताइए, किस तरह से आप देख रही हैं, लोगों को इसका कितना लाभ मिल पा रहा है, दिव्यांगों को कितना लाभ मिल पा रहा है? जी, मैं बताना चाहूँगी और सारे दर्शकों से भी मैं ये जानकारी शेयर करना चाहूँगी कि सुगम्य भारत योजना का लाभ जो है वो सारे दिव्यांगों तक काफ़ी ज़्यादा पहुंच रहा है अभी। और दिव्यांगजनों में ये उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पहले आपने देखा होगा कि कई जगह पे उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती थी, फिर कई जगहों पे रैंप का और दिव्यांगों के लिए जो योग्य वातावरण होना चाहिए वो भी अब हर जगह उपलब्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुगम्य भारत की जो प्रधानमंत्री की योजना है वो काफ़ी हद तक सफल हुई है। और उसके साथ साथ मैं अब दिव्यांगजनों का इस बारे में भी ये बताना चाहूँगी कि दिव्यांगजनों को रोजगार की दृष्टि से भी पहले क्या होता था कि कुछ जगहों पे, ऐसा मैं सभी के बारे में नहीं बोल सकती हूँ, पर कुछ जगहों पर ऐसा होता था कि दिव्यांगजनों को सिर्फ इसलिए कई जगहों पे नौकरी या कार्य करने की अनुमति नहीं मिलती थी कि वो दिव्यांग हैं। पर अभी वर्तमान परिस्थिति में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर जगह अगर आप काम काज के क्षेत्र में देखें, नौकरी के क्षेत्र में देखें या किसी भी अन्य क्षेत्र में देखें, तो सभी जगह दिव्यांगों को समान अधिकार मिल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ देशबंधु गुप्ता जी मौजूद हैं। देशबंधु गुप्ता जी, एक बात बताइए आप हमें, आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, दिव्यांगों के बीच भी हैं। आपको क्या लग रहा है, सुगम्य भारत की अगर हम बात करें तो उस योजना के अंतर्गत जो लाभ मिल पा रहा है लोगों को, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ललिता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में ये सोचा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में सोचता है जो समाज के ऐसे स्तर जिनको कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं, अगर वो उनके बारे में सोच रहा है। एक तो मैं बता दूं कि मन की बात दिसंबर 2015 में उन्होंने जो की थी, उन्होंने कहा हम विकलांग नहीं, ये हमारे दिव्यांग हैं। विकलांग से दिव्यांग, ये एक सोच के कारण उन्होंने कहा कि वो किसी तरह से विकलांग नहीं हैं, वो दिव्यांग हैं, बल्कि उनके जो अंग है वो दिव्यांग है। आप महसूस भी करेंगे कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी तीसरी शक्ति होती है, कहीं ना कहीं उनका टैलेंट उनके अंदर होता है, उसको उभारने की ज़रूरत है। तो सुगम्य भारत योजना हमारे प्रधानमंत्री लाई गई एक ऐसी योजना है जिसका लाभ ऐसे लोगों को आज पहुंच रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं सुगम्य, यानी कि हर तरह से सुगम होना चाहिए। सुगम वातावरण से होना चाहिए, भौतिक वातावरण से होना चाहिए। हमारी जो बिल्डिंग है उनके बाहर कहा कि साहब आप एक ऐप है उसमें डालिए कि साहब इस बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग में इस फैसिलिटी नहीं है, वहाँ रैंप बनाया जाएगा, उसका बजट पेश किया जाएगा, उसका प्रूफ किया जाएगा। यानी जितनी सुविधाएं होती हैं वो कहते हैं कि साहब उनको ये महसूस होना चाहिए कि हम जैसे एक सबल व्यक्ति हैं, वो दिव्यांग भी उसी तरह से सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल। कुमारी अंजना जी, एक बात बताइए आप हमें कि NCSC फॉर DA, इसका संचालन कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय करता है और ये किस तरह से कार्य करता है?
दिव्यांगों हेतु नेशनल करियर सर्विस भारत सरकार के रोजगार महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ये पूरे देश में 24 राज्यों में स्थित है। हमारा ये बिहार में जो केंद्र हमारा है वो हमारे पटना में स्थित है, और हर जगह देश के 24 अन्य राज्यों में एक एक केंद्र स्थापित किए गए हैं। और इस केंद्र में दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के उद्देश्य से 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण के दौरान 2500 रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रत्येक महीने दी जाती है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई दिव्यांगजन प्रशिक्षण के उपरांत अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपना कोई शॉप खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि वो कहाँ से जाके, अगर कई बार क्या होता है ललिता जी कि हमारे यहाँ ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं, उनकी घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, तो उनके सामने ये प्रश्न होता है कि स्किल तो उनके पास, अगर 1 साल की ट्रेनिंग उन्होंने कर ली है तो स्किल तो ऑलरेडी उनके पास होता है, पर बात होती है कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए, स्वरोजगार के लिए उनको थोड़े से पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी हम उनको गाइड करते हैं, हमारे केंद्र की ओर से उनको गाइडेंस मिलता है, और वो सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। और लोन का जो प्रोसेस होता है, आपको ये एक बात मैं और भी बताना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों को बिजनेस लोन या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसमें छूट मिलती है उनको। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप लोग उनके लिए स्वरोजगार और स्वावलंबन, जी हाँ, दोनों ही चीज़ों पर खास तौर से ज़्यादा फोकस करते हैं और उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ वो स्वरोजगार से जुड़ सके, इसका भी प्रयास आप बखूबी करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमें ज़रा ये बताइए कि भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहा है, ज़रा हमें ये बताइए किस तरह से कार्य करता है ये और क्या प्रक्रिया है इसकी? ललिता जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने अपना अस्पताल शुरू किया है, इसकी परिकल्पना हम लोगों ने 30 वर्ष पहले की थी 1993 में, लेकिन शुरू के 5 साल 6 साल में हम लोग सफल नहीं हो पाए, लेकिन हम लोग कभी हतोत्साहित नहीं हुए। हम लोगों ने 1999 में कंकड़बाग में एक छोटे से गैरेज से इसकी शुरुआत की थी। आज जो हमारा अस्पताल है ये 5 मंजिला है, और इसमें जो सुविधाएं दे रहे हैं हम, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं। हमारा मानना है सर्विंग ह्यूमैनिटी इज वर्शिपिंग गॉड, और उसमें हम ये भी मानते हैं कि जो सामने को हम दे रहे हैं, हम सभी को बराबर लेवल पर मानते हैं कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी दिव्यांग नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने शुरुआत किया था जयपुर फूड बनाने से। जब जयपुर फूड बनाते थे तो पटना सिटी में चैलीटाल में एक श्री कृष्ण प्रणामी संस्था के द्वारा उनका सर्जरी किया जाता था, और हम लोग के साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप जयपुर फूड बना कर देंगे, और हम उनको फ्री देते थे सभी को। बाद में डॉक्टर एस.एस. झा जो पटना के बहुत ही, बिहार में कहूँगा एमिनेंट सर्जन हैं, वो वहाँ सर्जरी किया करते थे। हमने पहाड़ी पर कुछ ज़मीन खरीदी कि कोई 4.5 कट्ठा के लगभग, वहाँ पर हमने अपना भवन निर्माण किया। तो झा साहब ने कहा, देखिए हम तो यहाँ ऑपरेशन खुले में करते हैं, अगर आप अपने हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी थी कि कल 19-20 हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा, लेकिन धन्यवाद जिसको हम झा साहब को देवतुल्य मानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना। और आज विश्वास कीजिए, शुरू में हमारे पास कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं था। झा साहब अपने नर्सिंग होम हॉस्पिटल से पूरे सज्जा सामान के साथ अपनी टीम के साथ 15-20 लोगों के साथ दिसंबर के महीने में सुबह 5 बजे, जबकि बहुत डेंस फॉग हुआ करती थी, वो स्वयं ड्राइव करके आते थे, और जितने भी वहाँ पर हमारे लोग हैं जो सर्जरी की ज़रूरत थी उनका करके 10 बजे फ्री हो जाते थे। तो ऐसे लोग हमसे जुड़े। आस्ते आस्ते हमारे पास 5-6 डॉक्टर हैं, मैं कहीं तो मैं नाम ले सकता हूँ। डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह है, डॉक्टर जीवेंदु चौधरी हैं, डॉक्टर अशोक बादशायन है, डॉक्टर रवि खंडेलवाल हैं, राजीव रंजन हैं, और पारस में डॉक्टर सौरभ भी हैं जो कि सेवाएं देते हैं। अभी 3 साल पहले पटना मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर अजीत वर्मा, या कोविड के पहले वो रिटायर हुए, हमारे यहाँ हफ्ते में 2 दिन OPD की सेवाएँ देते हैं।
आप देखें हमारे अस्पताल में इतनी भीड़ रहती है कि हमको विश्वास नहीं होता है। यहाँ तक सर्विसेज देने की बात है, हम आपको शुरुआत करते हैं कि पहले तो पोलियो हुआ करता था पहले, अब आस्ते आस्ते डिलीवरी बाई बर्थ कुछ हो जाता है तो डिफॉर्मिटीज आती है। उस डिफॉर्मिटीज़ को दूर करने के किए बिना हमको लिम्ब नहीं दे सकते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने के, 6 महीने के, इस तरह के, ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन उनकी सर्जरी वहाँ होती है। उस सर्जरी होती है, उसके बाद उनका अंग सीधा किया जाता है, उनको एक प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर लगाने के पश्चात उनकी फिजियोथेरापी करनी पड़ती है क्योंकि वो सख्त हो जाते हैं। उसके बाद हम फिर लिम्ब का जो कस्टमाइज होता है उनका वहीं पर हमारे पास टेक्नीशियन है, राष्ट्रीय स्तर के टेक्नीशियन हैं, उनके द्वारा वहाँ पर वो बनाया जाता है। 2016 के पहले तो हम जयपुर फूड दिया करते थे, लेकिन 2016 में हमने डिसीजन लिया कि जयपुर फूड बहुत दिन नहीं चलता है, हर साल 2 साल पर उनको वापस हमारे सेंटर बनाना पड़ता है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मॉडुलर लिम्ब देंगे, और जब पता किया तो मालूम पड़ा कि जर्मनी की ऑटो कंपनी जो है वो इसके मतलब पायोनियर है। हमने उनसे वो मशीन खरीदी, उस समय 1-1.25 करोड़ में थी। 2016 में मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर थावर चंद जी गहलोत और रविशंकर प्रसाद IT और लॉ मिनिस्टर थे, उनके साथ हमारे पास आए। उन्होंने ही उस मशीन का इनोग्रेशन किया था। इनोग्रेशन करते वक्त आपको हैरानी होगी, उन्होंने कहा कि आपने ये मशीन मंगवा ली, हम तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर से इसको अभी MOU साइन किया है। साथ ही उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि आप एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में शायद भारतवर्ष में ऐसी पहली संस्था है जो इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट लिम्ब इस आप देने जा रहे हैं। कमर्शियल तो बहुत होंगे। बिल्कुल, देखिए हम भी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम वैसे तमाम व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है कि किसी तरह से सशक्त बनाया जाए उन दिव्यांगों को जो अपने घर से दूर दराज के इलाके से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको सब कुछ मुहैया कराई जाए और वो भी समाज में उस तबके पर खड़े हो सके जहां आम आदमी खड़ा होता है। तो हम भी उन लोगों को धन्यवाद करते हैं जो इस मुहिम में आगे से जुड़कर साथ शामिल होते हैं। अच्छा, हमें बताइए ज़रा कुमारी अंजना जी कि NCSC फॉर DA से कैसे जुड़ सकते हैं लोग दिव्यांग? अच्छा, और दिव्यांगजन उनके परिवार के कुछ जो लोग होते हैं वो कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं खुद को, ये बताइए ज़रा हमें। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जो बिल्कुल निःशुल्क है, और रजिस्ट्रेशन के समय दिव्यांगजनों को अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ साथ उन्हें आधार कार्ड, उनकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये सारी आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो उनको अपने साथ लेके आनी होगी, और उसके साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ भी उनको लानी होगी। हमारे केंद्र पे पहुंचते हैं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो हो ही जाती है। साथ ही साथ अगर कोई दिव्यांग हमारे केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए वो ऑनलाइन भी खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी जो NCS की वेबसाइट है उस पर ncs.gov.in पर जाके NCSC फॉर DA के सारे केंद्रों पर के बारे में वो जानकारी ले सकते हैं और अपने मनपसंद के ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपका ये जो आप जो बता रही हैं, कहाँ पहुँचे दिव्यांगजन कि आपसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके? आप ज़रा अपना एड्रेस हमें एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए। हमारे कार्यालय का पता है A84 गांधी विहार, पुलिस कॉलोनी, अनीसाबाद। पिन कोड है हमारा 800002, और हमारे कार्यालय का फ़ोन नंबर है 0612225013। हमारा ईमेल ID है patnavrc@gmail.com। दिव्यांगजन हमारे ईमेल पर भी अपना रिज्यूम भेज सकते हैं या ईमेल पर अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर भेज सकते हैं, अथवा दूरभाष नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे कार्यालय पे आने होंगे, अथवा वो अगर किसी भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए वो ऑनलाइन भी अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं।
अच्छा, एक बात और मुझे ज़रा बताइए कि क्या आपके ये जो वीआरसी है, मतलब एनसीएससी का NCSC for DA। यस यस मैम, तो इसके लिए आप लोग जो है कुछ कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं जिससे कि लोग मतलब जागरूक हो सके, दिव्यांग जागरूक हो सके और उनका परिवार जागरूक हो सके ताकि वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हम लोग आउटरीच एक्टिविटी करते हैं, जिसके तहत हम लोग बिहार राज्य के विभिन्न ज़िलों में, अलग अलग ज़िलों में हम कैंप का आयोजन करते हैं। और उस कैंप का हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो दिव्यांगजन हमारे केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हों, हमारी पहुंच उन तक हो। तो इसके माध्यम से, कैंप के माध्यम से हम वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको सारी सुविधाओं की जानकारी देते हैं कि जो सुविधाएं हमारे केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर वो प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो फिर उनको हम बाद में प्रशिक्षण में भी नामांकन करते हैं। मैम, जब आप कैंप के लिए जाते हैं सुदूरवर्ती इलाकों में तो किस तरह का माहौल देखने को मिलता है, किस तरह से लोग आपसे जुड़ते हैं और कितने लोग फिलहाल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी फ़िलहाल 4 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रत्येक ट्रेड की अपनी एक लिमिट है। प्रत्येक ट्रेड में 10-10 दिव्यांगजनों की न्यूनतम संख्या होती है। और सुदूरवर्ती जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में जब हमारे कार्यालय के कर्मचारी जाते हैं वहाँ कैंप करने के लिए, तो दिव्यांगजनों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। एक बात तो उसमें ये होती है कि हमारा केंद्र जो है ये पटना में स्थित है और पूरे बिहार को कवर करता है। तो कई बार होता है कि दिव्यांगता इतनी ज़्यादा होती है कि दिव्यांगजन हमारे केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार होता है कि उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि उनको कोई घर के उनके सदस्य लेके आए वहां तक, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती है। कई बार ये ऐसा पर बहुत कम देखने को मिलता है कि वो हमारे केंद्र तक पहुंच पाएँ। तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम कैंप का आयोजन करें और कैंप के माध्यम से हम सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भी अपनी पहुंच बना सकें। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपके अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं दिव्यांगों के लिए दी जाती है? अगर किसी व्यक्ति ने अपना एक्सीडेंट के दौरान हाथ या पैर खो दिया है तो किस तरह की सुविधाएं आपके अस्पताल में मिलती है? ललिता जी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो जो व्यक्ति आते हैं वो दुर्घटना से ग्रस्त होते ही उनके हाथ या पैर कटे होते हैं, वैसे ही लोग आते हैं। उसे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये सभी सुविधा सभी आयु वर्ग के लिए, चाहे कोई भी हो, उनको प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ सबसे पहले जो उनको लिम्ब प्रदान किया जाता है, पहले देखा जाता है कि उनको लगने लायक है कि नहीं। वो अगर वो लेग का है तो बिलो द नी अबव द नी, हाथ का है कोहना से नीचे ऊपर। तो हम जो बनाते हैं, पहले कई बार ऐसा होता है कि उनको पहले उनको देखना पड़ता है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके सेट करते हैं कि जब तो लिम्ब लगाना है उसके पहले उसको हल्की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। वो करने के बाद, जैसे मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी के बाद हमारे पास जो टेक्नीशियंस हैं वो राष्ट्रीय स्तर के टेक्नीशियंस हैं, वो वहीं पर उनका माप लेके वहीं पर वो सारा बनाने के बाद उनको वो प्रदान करते हैं और वहाँ पर हमको चला के देखते हैं कि वो ठीक से चल रहे हैं। और थोड़े नुक्स रहता है, दूर करने के बाद वो बिल्कुल अपने पैरों से, जैसे हम लोग चलते हैं उस तरह चल के हमारे सेंटर से बाहर जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए, ऐसे भी लोग हैं हमारे सेंटर जो अपनी मॉडुलर लिम्ब लगा के गए टांगों की, वो ट्रक भी चलाते हैं। और जो हमारे यहाँ हाथ भी जो बनते हैं वो कॉस्मेटिक हैंड नहीं है, वो हैंड जो है फंक्शनल हैंड है। हमारी एक टीम है, हम लोग कुछ भी हैं लेकिन अंदर में सेवा भाव है। हमारे जितने स्टाफ हैं सबको एक चीज़ निर्देश दिया गया है कि जो भी विकलांग हमारे यहाँ आता है वो कोई हम उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा बात ध्यान रखिए। हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, समाज को थोड़ा सा भी हम लौटा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमें ज़रा ये बताइए अंजना जी आप कि स्किल डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, स्वरोजगार के लिए आप लोग कोशिशें करती हैं। तो अगर मैं खास तौर से महिलाओं की बात करूं या बच्चियों की बात करूं तो किस तरह के स्किल्स दिए जाते हैं आपके वहाँ पर? महिलाओं के लिए महिलाओं में ये देखा जाता है कि उनका ज़्यादा रुझान जो है वो सिलाई बुनाई, कढ़ाई या क्राफ्ट या कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ों में होता है। उनका रुझान ज़्यादा, उनकी रुचि ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ सिलाई बुनाई का एक ड्रेस मेकिंग का कोर्स चलाया जाता है, 1 साल का है। तो उसमें उनको कपड़े सिलना, ड्रेस बनाना और स्वेटर बुनना,
क्राफ्टिंग और ड्रेस मेकिंग से संबंधित सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी होगी कि हमारे कुछ ऐसे पास आउट ट्रेनीज़ हैं जो उस सीखने के बाद उन्होंने उसको अपने स्वरोजगार के तौर पर शुरू किया और आज वो एक अच्छे अर्निंग कर रहे हैं और उसके बेसिस पे उनका पूरा परिवार चल रहा है। एक बात और हम बातचीत के दरमियान जाने थे अंजना जी कि अब 2500 रुपये आप बता रही थी हमें जी हाँ। कि 2500 रुपये दिए जाते हैं, तो वो ज़रा हमें बताइए कि जब आपके पास पहुंचते हैं लोग, ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, तो आखिर कब वैसी प्रक्रिया आती है जब एक दिव्यांगजन जो आपके यहाँ पहुँचते हैं उन्हें वो पैसे दिए जाते हैं, किस प्रक्रिया के दौरान? जब भी हमारे यहाँ दिव्यांगजनों का नामांकन होता है तो उस नामांकन की तिथि से 1 मंथ का पूरा प्रशिक्षण ख़त्म हो जाने के बाद जो लास्ट अंतिम दिन होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी दिव्यांगजन का अगर मैं इस आज के मई से शुरू करूं तो अगर 1 मई को किसी का भी नामांकन होता है तो 30 मई को वो पूरा 1 मंथ का प्रशिक्षण ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट जो वर्किंग डे होता है उसमें से हम उसमें काउंट करते हैं कि उसके 80% उपस्थिति सुनिश्चित है या नहीं। 80% उपस्थिति सुनिश्चित होने पर वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका प्रिपेयर करके और छात्रवृत्ति के लिए फिर हम लोग भेज देते हैं, आगे प्रोसेस कर देते हैं और उसके बाद ये छात्रवृत्ति उनको डीबीटी के माध्यम से हर महीने के अंत में जो पूरा 1 महीना कंप्लीट होने के बाद उनको नेक्स्ट 8 से 10 तारीख के अंदर में उनको भुगतान हो जाता है। और अगर मैं पुरुषों की बात करूं, बच्चों की बात करूं, जो मेल मेंबर्स होते हैं, उनके लिए किस तरह के प्रशिक्षण आप लोग चलाते हैं, उनको किस तरह के स्किल्स देते हैं? ललिता जी, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ऐसे सभी इंटरेस्टेड होते हैं, पर अगर स्पेशली कुछ ऐसा बोला जाए तो हमारे यहाँ टाइपिंग की, कंप्यूटर टाइपिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वुड वर्क्स, ये ट्रेड भी चलते हैं। तो इन सभी ट्रेडों में कोई भी दिव्यांगजन या जैसे आपने कहा मेल मेंबर, तो वो अगर इच्छुक होते हैं तो उसमें नामांकन करते हैं और नामांकन, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया हमारे यहाँ सभी ट्रेडों में बिल्कुल एक जैसी होती है। बिल्कुल सर, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं एक आपसे आखिरी प्रश्न लेना चाहती हूँ बहुत छोटे से शब्दों में कि आगे की आप लोगों की क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैंने बताया अब तो फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में था। हमारे सेंटर में इसमें मानसिक विकलांग, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट भी हैं, उनका भी इलाज कर रहे हैं। हम मानते हैं कि जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी है, जो मेंटल डिसेबिलिटी उससे भी ज़्यादा है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि दिव्यांग तो खुद है, लेकिन जहाँ छोटा बच्चा वो मानसिक विकलांग है तो पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। हमको ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों को कैसे करना है। एक बार बताना चाहता हूँ, मानसिक विकलांगता एक ऐसी विकलांगता है जिसे 100% दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रयासों से हम ऐसा कर सकते हैं वो मानसिक विकलांग जो व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी बोझ नहीं रहे। उनके पेरेंट्स जो माता पिता हैं वो भी इससे उनको आराम हो जाए कि अदरवाइज क्या होता है कि जो कमाने वाले हैं वो घर पे बच्चे को रखते हैं, वो कमा भी नहीं पाते हैं। हमारी ये बहुत ही एक बेहतर योजना है जिसमें बहुत जल्दी आप सुनेंगे हम उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ श्रवण यंत्र, जो हियरिंग एड सुन नहीं पाते हैं, उसका भी वहाँ पर होता है, उनको हम फ्री हियरिंग एड भी देते हैं। बिल्कुल सर, यानी कि कह सकते हैं कि आप जो है दिव्यांगों के लिए एक समुचित व्यवस्था किया है, आप लोगों ने एक ब्रॉड स्तर पर व्यवस्था किया है और इसके लिए हम आपको बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि आप जो है या आपका जो संस्था है, आपकी संस्था है, वो बखूबी इस तरह के कार्य कर रही है कि दिव्यांगों को हर क्षेत्र में मदद मिल सके। बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी सारी बातचीत की। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप देखते रहें बिहार दूरदर्शन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।